नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएसटीसी प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। और हमारे डीएलईडी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष का ये प्रश्न पत्र पंचम प्रश्न पत्र हैं। और साथियों, इसी प्रश्न पत्र की जो इकाई है द्वितीय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर तो द्वितीय इकाई जो है हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य एवं आकलन। हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान हम बालकों को सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौरान हम बालकों की जो भाषा संबंधी जो उद्देश्य हैं एवं उनका आकलन किस प्रकार से किया जाए, तो उसको लेकर हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है मातृभाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों को लेकर। साथियों, मूल भाषा शिक्षण जो मान लीजिए कि मातृभाषा जो होती है बालक की, उसको सीखने सिखाने में बालक को सीखने सिखाने के लिए शिक्षक को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। क्योंकि साथियों, शिक्षक जब बालक विद्यालय में आता है तो शिक्षक उसे भाषा संबंधी कौशलों का ज्ञान उसे प्रदान करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में बालक मातृभाषा की जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे शब्द एवं जो धारा प्रवाह में जो बोला जाता है उसको अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने परिजनों से एवं आस पड़ोस के परिवेश या वातावरण से सीखकर आता है। इसलिए बहुत सारे शब्दों की वो पहचान कर सकता है, अपने शब्दों को बोल सकता है। भले ही उसे वहाँ पर व्याकरणिक संबंधी शब्दावली का ज्ञान न हो, लेकिन फिर भी वो अपने भाषा संबंधी ज्ञान को अपने परिवार से, अपने वातावरण जन्य कारकों से सीख कर आता है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में इन्हें हम भाषा के आधारभूत कौशल भी कहते हैं। तो इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि भाषा के जो मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, उनकी 4 आधारभूत कौशल हैं। पहला है सुनना, जिसको हम श्रवण अवबोध कौशल भी कहते हैं। सुनना, श्रवण, अवबोध कौशल। और उसके बाद जो अगला जो कौशल होता है, द्वितीय स्थान पर आता है, वो है बोलना, जिसको हम संप्रेषण कौशल भी कह सकते हैं। संप्रेषण या उसको हम वाचन अवबोध कौशल भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बात भाषा संबंधी व्यवहार को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य करते हैं। और तृतीय स्थान पर जो कौशल आता है, उस कौशल का नाम है जो पठन कौशल। पठन कौशल कह सकते हैं, पठन अवबोध कौशल कह सकते हैं। तो पठन कौशल में साथियों बालक को जो पठन संबंधी अभ्यास कराया जाता है। और अंत में आता है लेखन कौशल। जब बालक कुछ वर्णों, कुछ बिना मात्राओं वाले वर्णों या बिना मात्राओं वाले वर्णों को सीख जाता है और सभी मात्राओं का ज्ञान लगभग वो पहचान कर सकता है, तो उसके बाद में उससे आड़ी तिरछी मतलब लकीरों के माध्यम से या उसका हस्तलेखन अभ्यास का प्रयास अध्यापक करता है, तो वो अभ्यास इसका लेखन अभ्यास के अंतर्गत आएगा। तो साथियों, हमने मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों का जो सबसे प्रथम कौशल है, जिसका नाम है सुनना कौशल या श्रवण अवबोधित कौशल के बारे में कुछ बातों को लेकर हम यहाँ पर रूबरू होंगे। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं हम अपने प्रकरण की ओर। सबसे पहला प्रकरण में लिखा हुआ है भाषा के सभी ध्वनि रूपों की शुद्ध उच्चारण को समझना। भाषा, इसमें क्या होगा, इस कौशल को सिखाने में सबसे पहले हमें ये समझना होगा इस कौशल के विकसित होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा बालक पर, और ये सिखाना क्यों चाहिए। तो भाषा संबंधी इस कौशल को सिखाने से भाषा संबंधी ज्ञान पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले प्रभाव ये पड़ेगा, भाषा के सभी ध्वनि रूपों की शुद्ध उच्चारण को पहचानेगा। भाषा संबंधी ध्वनि के रूप में हम जो भी उच्चारण उसके सामने करेंगे, तो उस उच्चारण या उस शब्दों को, उस वर्णों को पहचान करेगा।
और उस पहचान करके सुनकर समझकर हमको बताएगा कि ये गुरुजी क्यों होता है और इसको हम क बोलते हैं, इसको ध बोलते हैं, इसको प बोलते हैं या इसको हम ह बोलते हैं, या इससे जुड़ी हुई किसी पशु पक्षी की आवाज़ है या मेंढक के टर्राने की आवाज़ है, घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ है, तो इन ध्वनि रूपों को भी पहचान जाएगा। जो निरर्थक ध्वनियाँ हैं या जो मतलब पशु पक्षियों की ध्वनियाँ हैं उनको भी पहचान वहाँ पर करना सीख जाएगा। अगला जो प्रभाव है, विषय वस्तु में आए विचारों, भावों, घटनाओं, तथ्यों आदि में प्रसंग अनुसार संबंध स्थापित करते हुए समझना। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी गई है कि इस कौशल के विकसित होने पर बालक में ये लाभ होगा कि विषय वस्तु जो हम पाठ्यक्रम के दौरान बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो उस विषय वस्तु में आए समस्त जो विचार दिए गए हैं उसमें पाठ के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या किसी भी प्रकार से या किसी भी विधा के माध्यम से या बाल गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से हमें किसी प्रकार से कुछ विचार का संप्रेषण किया गया है, तो उस संप्रेषित विचार को बालक पहचानने लगेगा और उसमें आए घटनाओं को भी समझेगा या उसमें किस प्रकार के भावों की अभिव्यंजना की गई है, किस प्रकार के भावों को अभिव्यक्त किया गया है, तो बालक उसे भी पढ़कर समझने का प्रयास वहाँ पर कर सकता है। और इसके अलावा इसमें दिया गया है कि प्रसंग अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है कि जब बालक को कोई कहानी के बारे में हम पूछेंगे, उस कहानी में यदि मान लो जैसे मान लो कि शेर और चूहे की कहानी है, तो उस कहानी विशेष में हम पूछ लेते हैं बालक से बीच में कि यदि चूहा शेर की यदि मान लीजिए कि शेर ने यदि अपनी दया दिखाते हुए और चूहे को छोड़ा ना होता तो क्या होता कहानी में, तो बालक अपनी समझ के आधार पर उत्तर देगा कि यदि गुरुजी शेर ने अपनी दया को दिखाते हुए शेर चूहे को छोड़ा न होता तो चूहा उसकी मदद कभी न कर पाता जब शेर विपत्ति में होता। तो साथियों, ऐसी स्थिति में कहानी से जुड़े हुए प्रसंग को बालक अपने अनुसार अभिव्यक्त कर सकता है। फिर है तीसरा विषय वस्तु केंद्रीय भावों, प्रमुख विचारों और निष्कर्षों को समझना। बिल्कुल सही बात है साथियों कि जो कहानी है, प्रसंग है, कविता है, बाल गीत है या उसमें जो भी विषय वस्तु को व्यक्त किया गया है, तो उस विषय वस्तु के अंदर केंद्रीय भाव या उसका मूल भाव क्या दिया गया है, तो उसको बालक उसकी पहचान करना भी सीख जाएगा यदि सुनने का कौशल उसका विकसित है तो साथियों, उस जैसे मान लो कोई कविता दी गई है और कविता में आए केंद्रीय भाव के बारे में पूछा जाए तो बालक अपने केंद्रीय भाव को बता सकता है। जैसे जैसे कोई कविता है, जैसे 5वीं क्लास की कोई कविता है, या हम मीरा की पद ले सकते हैं और मीरा की पदों में हम पूछ सकते हैं कि मीरा किसकी भक्त हैं और मीरा किसकी भक्त है और मीरा क्या चाहती हैं, तो बच्चे बिल्कुल उसको समझ के कह सकते हैं कि मीरा कृष्ण के दर्शन की अभिलाषी हैं। फिर उसी प्रकार से उसमें किस प्रकार के भावों को व्यक्त किया गया है और उसमें केंद्रीय भावों को भी बालक समझकर अपने अनुसार भाव और भावों को व्यक्त कर सकता है। फिर अंत में आता है सुनने के शिष्टाचार का पालन करने की क्षमता को विकास करना। साथियों, इस कौशल के विकास होने पर बालक में सुनने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। वो कैसे? यदि हम बालक में सुनने की कौशल को विकसित करेंगे तो वो बड़े बड़े भावों, विचारों या किसी भी प्रसंग को समझकर उस पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति में जब बोलने का कौशल विकसित होता है तो सुनने का कौशल भी विकसित होना चाहिए। जो जितना अधिक अच्छा वक्ता होगा वो उतना ही अच्छा श्रोता भी होगा। फिर अब ये है शिष्टाचार पूर्वक सुनने की शिष्टाचार को पालन करने की क्षमता। जब सुनने का शिष्टाचार होगा तो बालक को क्या फायदा होगा? सबसे पहले शिष्टाचार पूर्वक सुनने में बालक की निम्न प्रकार की शारीरिक मानसिक स्थिति होती है। यदि बालक में सुनने का कौशल विकसित होता है तो उसे शारीरिक या मानसिक स्थिति किस प्रकार की रहती है समझने का प्रयास करें। जैसे कि मान लीजिए श्रोता बालक वक्ता की मुंह करके बैठना
जो बालक श्रोता है, जो क्लास में सुन रहा है और अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, तो जो वक्ता है, अध्यापक के जो शिक्षक हैं, उसकी ओर मुंह करके अपना बैठेगा। उसमें वो कौशल भी आ जाएगा कि गुरु जी पढ़ा रहे हैं तो उनकी तरफ मुंह करके बैठूं, उसमें वो कौशल भी विकसित हो जाएगा। उसके बाद ध्यानपूर्वक अर्थ ग्रहण करना। जब क्लास में गुरुजी किसी कविता, कहानी या किसी प्रसंग के बारे में, किसी जानकारी के बारे में, विषय वस्तु के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो बालक उसे बिना किसी व्यवधान के ध्यानपूर्वक उसे सुनेगा, समझेगा, उसका अर्थ भी ग्रहण करेगा। ये भी कौशल, सुनना कौशल के विकसित होने पर हमें बालक में ये योग्यता भी आ जाती है। उसके बाद में है सुनते समय मुंह फेरकर वार्तालाप, वाद विवाद न करें। साथियों, बालकों में अक्सर ये बात होती है कि बालक किसी एक चंचल स्वभाव का होता है और वो किसी भी एक स्थिति में अधिक समय तक नहीं रुक सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब सुनने का कौशल बालक में विकसित होगा तो वो अपने क्लास में जब गुरुजी पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ना तो अपने साथियों से वार्तालाप करेगा, ना किसी कोई वाद विवाद करेगा या किसी प्रकार का कोई भी अनुशासनहीनता की स्थिति को ना लाएगा, बल्कि वो ध्यानपूर्वक गुरुजी के बातों को सुनेगा। और उसी प्रकार है वक्ता के सम्मान का ध्यान। इस कौशल के विकसित होने पर वो जो बालक होगा, वो जो वक्ता है, शिक्षक है, उसका सम्मान करेगा और हमेशा उसकी सम्मान बनाए रखने का प्रयास करेगा। उसके बाद में है परेशानी। जो शिष्टाचार के जो सुनने का शिष्टाचार व्यक्त होगा, उसमें विकसित होगा, तो बालक हमेशा बिना किसी परेशानी की या गुरुजी को परेशान करने का प्रयास कभी नहीं करेगा, या ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेगा कि इसमें गुरुजी को परेशानी झेलनी पड़े। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।